हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, जो ये है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें रटिफिकेशन नहीं चलेगा। अगर हीट एंड थर्मो पार्ट सेकंड अगर अच्छे से समझना है तो रटिफिकेशन नहीं करना, एनालाइज करो, सोचो, सोच के क्वेश्चन होंगे। 90% क्वेश्चन तो सोचने से हो जाएंगे, 10% आपको पेन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो रह जाओगे रट्टे मारने में। अगर ढंग से समझना है हो जाएंगे इजीली, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो हो जाएंगे, और ऐसे रट के करने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ आएंगे। ठीक है, समझना है, अपना दिमाग यूज़ करना है जितना कर सकते हो। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इसमें 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस और उन 4 प्रोसेस के क्या है, ग्राफ्स। 4 प्रोसेस और उनके ग्राफ्स जो इस हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पार्ट 2 में हम समझेंगे, वो क्या है, 4 प्रोसेस और उनके ग्राफ्स। प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पूरा डिटेल में समझेंगे। सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस, पूरा डिटेल में समझेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और इन सब के ग्राफ्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब डिटेल में हम समझेंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ठीक है, आ जाएंगे समझ। सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, पूरा डिटेल में अच्छे से करेंगे, बस समझना अच्छे से, ठीक है, ट्राई करना अच्छे से समझने की। आइसोथर्मल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। स्टेप वाइज सब चीज़ें सीखेंगे। पहला स्टेप क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, ये दोनों डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इससे पहले एक ये बात कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं भी आपको दिख जाए तो सबसे पहले माइंड में क्या बात लानी है, वो लानी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोट कर लो कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बात सबसे पहले ये बात याद करनी है। अब इसके दोनों पार्ट डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब कि गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी तो हम इसे हीट सप्लाई करेंगे, हम इसे हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तभी गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है, गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। तो इस केस में हम हीट सप्लाई करेंगे, और जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे, गैस को जितनी हम हीट या फिर एनर्जी बोलो सप्लाई करेंगे, वो हीट गैस अपने वर्क डन में लगा देगी। जितनी हम हीट गैस को सप्लाई करेंगे वो गैस अपने वर्क डन में उतनी हीट लगा देगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमने 100 जूल इसे क्या करी, सप्लाई करी, 100 जूल हीट सप्लाई कर दी, तो गैस 100 जूल का वर्क डन कर देगी। ठीक है, देखो ये दे भी रखेगी, होल हीट सप्लाइड इन ऑल इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। ठीक है, जितनी हम हीट क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे गैस को, गैस उतने का ही वर्क डन कर देगी, उतनी ही वैल्यू का करेगी। अगर 100 हीट सप्लाई करी है तो वर्क डन भी 100 का ही करेगी, 200 का नहीं कर सकती, और 90 का भी नहीं करेगी, इक्वल ही करेगी हमेशा। 100 सप्लाई करिए तो 100 का वर्क डन चला जाएगा। ठीक है, 100 सप्लाई कर दी तो ये वर्क डन भी कितने का करेगी, 100 का करेगी। हीट इसमें सप्लाई करते हैं, वर्क डन जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो वर्क डन बाय गैस के बराबर हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट चेंज। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट चेंज मतलब इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ठीक है, पहले तो ये बात याद कर लो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल। अब ये इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम देखो एक तो उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो उतना क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो इंटरनल एनर्जी पे तो कोई असर आएगा ही नहीं, वो जितनी पहले थी वो बाद में भी उतनी ही रहेगी। जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारा का सारा किस में जा रही है, वर्क डन करने में। तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी,
नो चेंज, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होएगा, डिक्रीज लिख लो यहाँ पे, डिक्रीजेज। प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, क्योंकि ये पता है बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, पी इनवर्सली टू वी। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले पिस्टन यहाँ पे था, पहले पिस्टन यहाँ पे था, पिस्टन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्स, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर प्रेशर घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, इसलिए ही प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और इसमें देखो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही ना, अगर इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट ही रहेगी, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो ज़्यादा होगी ना वो कम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पर कोई असर नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं हो रही, कुछ चेंज नहीं हो रही। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में यही बातें थी, 5 बातें हैं इसमें, 5 बातें। ठीक है, 1 2 3 4 5 ही है, 5 बातें इसमें। 5 बातें अगर आप समझ गए आप 5 बातें, तो इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ गया आपको। 5 बातें क्या है, एक बार दोबारा से सुन लो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें गैस एक्सपेंड करेगी, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतने का गैस वर्क डन कर देगी, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतने का गैस वर्क डन कर देगी। इंटरनल एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम बढ़ा, अगर वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हुआ तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर कम हो गया। और ये सारी बातें थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। अगर ये सारी बातें समझ आ गई तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, एक बार ये रिवाइज कर लो, देख लो, हो गया होगा, समझ गए। ठीक है, अब करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगी, गैस कंप्रेस करेगी, गैस पर एजेंट वर्क करेगा, गैस पर क्या करेगा, एजेंट वर्क करेगा। एजेंट गैस पर वर्क हो रहा है, गैस वर्क नहीं कर रही, गैस वर्क कर तो रही है, वो हम बोलेंगे वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, क्योंकि इस पे गैस पर वर्क हो रहा है ना, गैस वर्क नहीं कर रही, इस पर गैस पर वर्क हो रहा है, जो एजेंट वर्क कर रहा है, बाहर से सराउंडिंग वर्क कर रही है गैस पर, इसलिए ही यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। गैस को कंप्रेस किया जा रहा है यार, अपने आप तो कंप्रेस होएगी नहीं, बाहर से कोई कंप्रेस करेगा, एजेंट कंप्रेस करेगा या फिर सराउंडिंग, तभी कंप्रेशन होएगा गैस का, है ना। तो इसमें से हीट बाहर निकलती है, इसमें से हीट क्या निकलती है, बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, हीट कह लो या फिर क्यू कह लो, क्यू हीट का ही सिंबल है, सबको पता है। इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और हीट कितनी बार निकलेगी, जितना एजेंट उस पर वर्क करेगा, जितना एजेंट वर्क करेगा उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। एजेंट ने मान लो अगर 100 जूल का वर्क किया है तो 100 जूल हीट ही बाहर निकलेगी, ना तो 100 से ज़्यादा निकल सकती, ना ही 100 से कम। जितना एजेंट वर्क करेगा उतनी हीट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो एजेंट ने 100 का वर्क किया तो हीट भी बाहर 100 जूल ही आएगी। अगर इस पर 100 जूल का वर्क हुआ है तो हीट भी बाहर 100 जूल ही आएगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन में कूल हीट टेकन आउट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट, ये भी समझिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी पर कोई चेंज नहीं होगा। वही बात, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना एजेंट वर्क कर रहा है वो सारी हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। जितना एजेंट वर्क कर रहा है गैस पर वो सारे वर्क हीट की फॉर्म में क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी पर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा इंटरनल एनर्जी पर। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी इस केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आ रहा।
ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज। टेम्परेचर, अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज नहीं इंक्रीज आएगा यहाँ पे, इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज कैसे हो जाएगा? बॉयल्स लॉ। प्रेशर, अगर वॉल्यूम देखो, पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम पहले इतना था, वॉल्यूम पहले इतना था, अब इतना रह गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि वॉल्यूम कम हुआ है। वॉल्यूम कम हुआ है तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर इंक्रीज होएगा। वॉल्यूम हमने कम कर दिया तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम अगर हम कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बातें थी आइसोथर्मल कंप्रेशन में। 5 बातें क्या थी? दोबारा से सुन लो। इसमें से हीट हम बाहर निकालेंगे। हीट कितनी बाहर निकलेगी? जितना एजेंट वर्क डन, जितना एजेंट वर्क करेगा गैस पर उतनी हीट ही बाहर निकलेगी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं आएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं। वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये टोटल 10 बातें होगी। 2 तो मिलती हैं, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर वाली तो। ठीक है, ये 10 बातें अगर समझ आ गई तो आइसोथर्मल प्रोसेस समझ आ गया। 10 बातें ये देख लो, ध्यान से समझ गए होगे। थ्योरी थी सारी। अब इसमें रेक्टिफिकेशन कहाँ काम करेगा, है ना? ये तो समझनी पड़ेगी। तो थोड़ा समझ के ही करोगे तो हो जाएगा इजीली। ऐसे मतलब ये बहुत सारे तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी एक एक प्रॉपर तरीके से समझ के करोगे, 2-3 बार रीड करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, अब ये 10 बातें हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताओ, तो मेन आप ये 5 बातें बता देना। अगर ये आपको 5 बातें आती है तो इसका मतलब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस आता है। इससे पहले जो भी बताई वो सारा कुछ थ्योरी थी। थ्योरी भी समझना जरूरी है, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हैं तो फिर वो पढ़ने का फ़ायदा भी क्या होगा, है ना? तो पता तो होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन जो होंगे वो इनसे होंगे, वर्क डन बाय गैस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सॉल्व तो इससे होंगे, बस वो नॉलेज तो होनी चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, तो वो समझना भी ज़रूरी था। और ये समझना भी, इससे तो मेन क्वेश्चन होंगे तो ये तो ज़रूरी है ही। तो ये 5 बातें तो पता होनी ही चाहिए। पहली बात क्या है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट करवाते ही ये बात बोली थी कि जहाँ भी आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाए इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो पहली बात क्या है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सेकंड, अचीव्ड बाय टेकिंग परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हमको ये प्रोसेस करवाना है तो कंडक्टर कैसा लेना पड़ेगा? परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता क्या है? परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है कि ऐसा कंडक्टर जिसमें या तो ईजिली हीट सप्लाई कर सके या ईजिली हीट बाहर निकाल सके, या तो हीट ईजिली सप्लाई कर सके या हीट ईजिली बाहर निकाल सकते। तो वैसा कंडक्टर क्या, उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट लेंगे तभी आइसोथर्मल प्रोसेस होएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है कि परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हीट सप्लाई भी करनी पड़ती है, हीट बाहर भी निकालनी पड़ती है, तो परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो लेना ही पड़ेगा। थर्ड, फॉलो बॉयल्स लॉ। ये बात भी मैंने बता दी थी कि बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? पीवी कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट। फोर्थ, वर्क डन बाय गैस। क्वेश्चन ये आएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन बाय गैस बताओ, तो आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले लगाओगे तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कुछ इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कुछ इन दोनों फॉर्मूले से। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन है, वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन है तो वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा nRT नॉट ln V2 बाय V1। टी नोड यहाँ पे होता है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लग गया? नोड लग गया। जिसके आगे नोड लग जाएगा वो चीज़ क्या है? कांस्टेंट होती है। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर V
वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन वॉल्यूम के टर्म में है तो उसमें फॉर्मूला लगेगा nRT नोड ln V2/V1, और अगर प्रेशर के टर्म में है तो फॉर्मूला लग जाएगा nRT नोड ln P1/P2। यहाँ पे P1/P2 है और यहाँ पे V2/V1 है, ये दोनों ध्यान रखना, ये P2 ऊपर नहीं है, P1 ऊपर है, इसमें V2 ऊपर है और इसमें P1 ऊपर है, ये याद रखना, ठीक है। प्रेशर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा और वॉल्यूम में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक इक्वेशन है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, इसमें जो जितना वर्क डन, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन होता है। ये मैंने थ्योरी में समझाया था कि जितना हम हीट सप्लाई करेंगे, जितनी हीट सप्लाई करेंगे या फिर जितनी हीट बाहर निकालेंगे, दोनों एक ही बात है। जितनी हीट सप्लाई करेंगे या फिर जितनी हीट बाहर निकालेंगे उतना ही गैस क्या कर देगी, वर्क डन कर देगी, ठीक है, क्या कर देगी, वर्क डन कर देगी। और इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी जीरो होती है तभी ये इक्वेशन आई, Q इक्वल टू W। देखो जैसे कैसे होती है, Q वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या कर दी, डेल्टा यू क्या कर दिया, जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू W, कि मतलब जितनी हीट देंगे या फिर जितनी हीट बाहर निकालेंगे वो वर्क डन बाय गैस की क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस में है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, Q इक्वल टू W। ये 5 बातें हैं। क्वेश्चन तो मेन एक तो इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे और वर्क डन बाय गैस इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो ये वैसे तो मेन बातें 5 आनी चाहिए और वो भी समझ ही लो, थ्योरी है वो भी समझनी तो ज़रूरी है। 5 बातें जो मेन है सबसे ज़्यादा, आइसोथर्मल प्रोसेस इसी के साथ हो गया, इस पे ही क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। क्वेश्चन देखो अब आइसोथर्मल प्रोसेस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन डायटोमिक गैस है, ये तो पागल बनाने के लिए दिया जाता है, बन मत जाना पागल, ठीक है। डायटोमिक गैस कोई रोल नहीं है, मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइनोटोमिक, लीनियर हो, कैसी भी हो, कोई रोल नहीं है, ये काट दो, कोई मतलब नहीं है इसका। ये ऐसे पागल बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं और कुछ भी नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये क्वेश्चन में गिवन होएगा। Q हीट कितनी है, 200, जो हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। हमने 200 हीट, 200 जूल हीट क्या कर दी, सप्लाई कर दी। सप्लाई कर दी तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, अभी इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वर्क डन गैस भी उतना ही होएगा, तो यहाँ पे 200 ही आएगा और ये प्लस में आएगा क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगी। क्यों करेगी वो एक्सपेंड, क्योंकि हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। जब गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क डन बाय गैस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। और डेल्टा यू तो सबको पता है जीरो होगा, डेल्टा यू तो जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आता ही नहीं, कोई चेंज नहीं आता है ना, तो डेल्टा यू जीरो होगा हमेशा, बिना समझे सोचे समझे डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो लिख देना, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायटोमिक गैस कोई काम की नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है जी। और Q हमने बाहर निकाल ली, आउट, आउट मतलब बाहर निकाल ली 300 जूल, 300 जूल एनर्जी बाहर निकाल ली, मतलब गैस पर वर्क हो रहा है, गैस पर एजेंट वर्क कर रहा है, गैस पर एजेंट वर्क कर रहा है, तो हमने बाहर निकाल ली, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही है। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, लेकिन अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इस पर वर्क हो रहा है, गैस पर वर्क हो रहा है, एजेंट वर्क कर रहा है। एजेंट वर्क करेगा तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होएगा उतना ही कि जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन होएगा, बस वो नेगेटिव में होएगा जब गैस पर वर्क होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -300 जूल। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब ऐसे क्वेश्चन में सोचना ही पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन कहाँ कहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन में सोचना ही पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के करोगे इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसके 2-3 और। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोनोटोमिक गैस, ठीक है छोड़ो। आइसोथर्मल प्रोसेस, Q सप्लाई कितनी कर दी, 200 जूल, 200 जूल सप्लाई कर दी तो वर्क डन बाय गैस भी 200 जूल हो जाएगा, सबको पता है, समझ गए हो गए अब तक तो। डेल्टा यू बिना सोचे समझे जीरो, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिवन मोनोटोमिक गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है,
टेकन आउट मतलब बाहर निकाल ली, 100 जूल बाहर निकाल ली, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, -100 जूल का, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2-3 तुम खुद करोगे तो आ जाएगा समझ। 2 और करते हैं इसके क्वेश्चन। अब वर्क मोनोटोमिक गैस आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब वर्क डन बाय गैस दे दिया, कितना दे दिया, 500 जूल। 500 जूल का गैस ने वर्क डन कर दिया और ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या है कि गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। गैस क्या हुई है, एक्सपेंड, क्योंकि वर्क डन बाय गैस किसमें है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव प्लस का 500 है, प्लस का 500 है, तो इसका मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड हो रही है, डेल्टा यू तो 0 आएगा, तो क्यू हम उसे कितनी सप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, 500 सप्लाई करेंगे। 500 सप्लाई करेंगे तभी गैस वर्क डन 500 का कर पाएगी। अगर 500 सप्लाई 500 से ज़्यादा कर दी तो वर्क डन बाय गैस भी 500 से ज़्यादा ही होता है। जितना वर्क डन बाय गैस है उतनी हीट सप्लाई होगी, जितनी हम हीट सप्लाई देते हैं उतना ही गैस वर्क डन करती है। ठीक है, तो 500 अगर उसने वर्क किया तो कन्फर्म ही है कि हमने गैस को हीट 500 जूल ही सप्लाई करी है, तभी उसने 500 का वर्क डन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मोनोटोमिक गैस आइसोथर्मल प्रोसेस है। वर्क डन बाय गैस नेगेटिव में है। अब वर्क डन बाय गैस किसमें, नेगेटिव में है, -300। -300 मतलब गैस पर वर्क हो रहा है, माइनस में आ गया ना, तो गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस कब होगी, जब गैस पर वर्क होएगा। गैस पर वर्क हो रहा है, एजेंट वर्क कर रहा है, इसलिए ये माइनस में आया है, -300। तो क्यू कितना आ जाएगा, जितना एजेंट वर्क करेगा गैस पर उतनी ही गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जितना एजेंट गैस पर वर्क करेगा उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। तो 300 बाहर निकल रही है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, डेल्टा यू 0 सबको ही पता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो किस इक्वेशन से हुए, Q इक्वल टू W, इस इक्वेशन से हुए हैं। ठीक है जी, अब ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस के। इसमें वर्क डन बाय गैस फाइंड करना है, वर्क डन बाय गैस फाइंड करना है फॉर्मूले से। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, नंबर ऑफ मोल्स है 2, टेम्परेचर है 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और इनिशियल वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। वर्क डन बाय गैस निकालना है, डेल्टा यू तो सबको पता है 0 हो जाएगा। क्यू बताना है, जितना वर्क डन बाय गैस होएगा उतना ही क्यू हो जाएगा, ये तो सबको ही पता है, अभी क्वेश्चन भी किया है। तो एक वर्क डन बाय गैस फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन बाय गैस फॉर्मूला क्या पढ़ा था, nRT नोड इंटू LN इंटू वॉल्यूम। V की टर्म में क्वेश्चन है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय V1। अब वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, R की वैल्यू कितनी होती है 8.31, T नोड की वैल्यू कितनी है 300, LN को LN रहने दो एक बार, V2 10, ये कट जाएगा 10 बन गया। अब एक बात याद रखो कि अगर LN को log विद बेस E की टर्म में लाना है तो इसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से। देखो अगर LN को log विद बेस E की टर्म्स में लाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 इंटू log, ये हो जाएगा 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसे सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, और जितना वर्क डन बाय गैस आएगा उतना ही क्या आ जाएगा, सप्लाइड हीट। अब ये मेन तो बस यही था कि LN को log विद बेस E में चेंज करेंगे तो 2.30 से मल्टीप्लाई करनी है। इस ऐसे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, तो इस ऐसे 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 सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 8th, क्वेश्चन 8 करते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे हो जाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोथर्मल प्रोसेस है, नंबर ऑफ मोल्स 4 है, टेम्परेचर 200 के केल्विन है, VF
है वी नोड और वी आई इनिशियल क्या है 2.71 वी नोड। करते हैं जी, फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो। एन कितने हैं 4, आर की वैल्यू 8.31, टी नोड 200, एल एन का एल एन रहने दो, वी टू कितने हैं, V2 मतलब V फाइनल, V नोड और V1 कितने हैं 2.71 V नोड से V नोड कैंसिल, ठीक है। 4.831 इंटू 200 इंटू 2 इंटू 303 इंटू ये हो जाएगा लॉग इनवर्स 2.1 इनवर्स। अब इसे लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी और इससे ये सॉल्व हो जाएगा। लॉग की वैल्यू लॉग टेबल आती है एक, ठीक है, वो उसमें लॉग की वैल्यू सारी होती है, वो एग्जाम में भी गिवन ही होती है लॉग की वैल्यू, हाँ गिवन ही होती है, तो हो जाएंगे, बस लॉग की वैल्यू पुट करनी है, हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस आ जाएगा तो क्यू भी आ जाएगा, और डेल्टा यू तो सबको पता है क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ठीक है जी, वो थे वॉल्यूम की टर्म में क्वेश्चन। ये प्रेशर की टर्म में, प्रेशर की टर्म में अब कैसे करेंगे, प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। निकालना क्या, वही वर्क डन बाय गैस, एन आर टी नोड इंटू एल एन इंटू P1 बाई P2 आएगा, इसमें याद रखना। एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, आर की वैल्यू सबको पता है 8.31 होती है, टी टेम्परेचर कितना है 100, एल एन का एक बार एल एन दो, P1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 200, इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/100, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8.31 इंटू 10। अब हमें लॉग में चाहिए, लॉग की टर्म्स में चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से लॉग, अब ये ऊपर आ जाएगा, ये इन्वर्स में आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा तो ये माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है, ये माइनस आगे लग जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना वर्क डन बाय गैस आएगा क्यू भी उतना ही आएगा, डेल्टा यू 0 सबको पता है, ठीक है। मेथड पता होना चाहिए, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रेशर की टर्म में क्वेश्चन है। एन 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 नंबर ऑफ मॉस 4, आर 8.31, टी नोड की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एल एन, P1 कितना है और P नोड, इससे ये कैंसिल, 4 इंटू 8.31 इंटू 50, लॉग की टर्म में चाहिए हमें तो लॉग, और ये हो जाएगा 10 की पावर 10, रुको 1/2 आ जाएगा माइनस में इंटू 10 भी आएगा ना, इंटू 10 नहीं आएगा, रेबियस में आएगा, क्योंकि ये देखो रूट में है, रूट 1/2 होता है ना। तो ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस भी आ जाएगा, डेल्टा यू 0, क्यू कितना आएगा जितना वर्क डन बाय गैस। तो ये कुछ तो क्वेश्चन थे, जो कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हुए हैं, Q इक्वल टू W उस इक्वेशन से सॉल्व हुए हैं, और कुछ वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से सॉल्व हुए हैं, और कुछ प्रेशर वाले फॉर्मूले से सॉल्व हुए हैं। तो ये सारा जो जितना अब तक जो पढ़ा है वो था आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया हमने, फिर हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक और इन सब के ग्राफ्स। तो ऐसे ऐसे एक एक करके साथ साथ करोगे, साथ साथ समझोगे तो समझ आ जाएगा, और इकट्ठे करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे साथ साथ करो, क्वेश्चन करो, एक एक प्रोसेस आराम से करो, हो जाएंगे, सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है जी। आइसोथर्मल प्रोसेस अपना हो चुका था, अब करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आइसोकोरिक जैसे ही आप वर्ड सुनो तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आइसोथर्मल में क्या चीज़ कांस्टेंट थी, टेम्परेचर।
आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये बात ध्यान से सुन लेना कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसमें भी, इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात, अगर हमें आइसोकोरिक प्रोसेस करवाना है तो पिस्टन को लॉक करना पड़ेगा। देखो यहाँ से पिस्टन लॉक है, ये नोक लगा रखी है, इसका मतलब यहाँ पे पिस्टन क्या है, लॉक है। पिस्टन मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या रखनी है, हमें कांस्टेंट रखनी है। वॉल्यूम कांस्टेंट तभी रहेगी ना जब पिस्टन एक ही जगह पे हो, ना आगे जा रहा हो ना पीछे जा रहा हो, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट होएगा। तो पिस्टन को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, है ना, लॉक कर रखा है ना। पिस्टन यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ना तो पिस्टन आगे मूव करेगा ना पीछे मूव करेगा, इसीलिए ही वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें फिर हीट तो सप्लाई दो प्रोसेस, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि हीट सप्लाई कर कर, दूसरा हीट बाहर निकाल कर। इसमें ना तो एक्सपेंड करेगी गैस, ना कंप्रेस कर सकते हम गैस को, क्योंकि पिस्टन लॉक है, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर दो प्रोसेस, इसके दो अलग अलग प्रोसेस है। एक में तो हम करेंगे हीट सप्लाई, दूसरे में क्या करेंगे, हीट बाहर निकाल लेंगे। तो पहले समझेंगे बाय सप्लाइंग हीट, ये मेथड कैसे होगा। बाय सप्लाइंग हीट, हमने इसको हीट दी, हीट दे दी, हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतनी ही एनर्जी से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो हमने 100 जूल हीट सप्लाई कर दी, 100 जूल हीट सप्लाई कर दी, तो इंटरनल एनर्जी 100 जूल से बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी 100 जूल से बढ़ जाएगी। इसमें गैस कोई वर्क नहीं करेगी, एक्सपेंड करेगी नहीं। अगर गैस कोई वर्क नहीं करेगी तो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी जो हम हीट सप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने मान लो 100 हीट सप्लाई करी है, 100 जूल हीट सप्लाई करी है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी 100 जूल से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतनी से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज पता ही है। टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इसमें प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसमें लिखा नहीं हुआ, लिख लो चाहे, लिख लो, इसमें एक और पॉइंट लिख लो चाहे, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो ज़्यादा जोर से टक्कर मारेंगे, है ना, तो उसका क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ये चार बातें हैं, पांच होगी, प्रेशर ऑफ गैस ऑफ इंक्रीज, ये पांचों बातें याद करनी है। जब हीट सप्लाई करेंगे तब पांच बातें बनेगी, ये पांचों बातें याद करनी है। एक बार दोबारा से सुन लो, बाय सप्लाइंग हीट, इस प्रोसेस में क्या होगा, जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे, जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उतनी अमाउंट से इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ जाएगी। इसमें गैस कोई वर्क डन नहीं करेगी क्योंकि पिस्टन लॉक है, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं बाय टेकिंग आउट हीट, जब हीट को हम बाहर निकाल लेंगे। पिस्टन तो लॉक है, पिस्टन क्या है, लॉक, तो कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते ना, तो हीट हमने इसमें से बाहर निकाल ली। अब जितनी हीट हम बाहर निकालेंगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे मान लो हमने 50 जूल
हीट बाहर निकाल ली, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो 50 कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सराउंडिंग तो कोई वर्क कर ही नहीं रही। आइसोथर्मल में क्या पढ़ा था कि सराउंडिंग वर्क करेगी और उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो सराउंडिंग वर्क ही नहीं कर रही, तो हीट बाहर निकलेगी वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर निकलेगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो पहले अगर इसके पास कितनी थी, 1000 थी, 100 हमने बाहर निकाली तो 900 हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमी हो रही है ना, बाहर निकाल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। तो इसमें जितनी हम बाहर निकालेंगे, जितनी हम हीट बाहर निकालेंगे उतने से इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीट इज टेकन आउट, हीट बाहर निकालेंगे, वूल हीट टेकन आउट इज ऑलवेज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। इसमें गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ गैस अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस भी ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, 5 बातें इसकी है, 5 बातें इसकी हैं। ठीक है, तो ये पांचों बातें कितनी होगी, टोटल 10 होगी। दोबारा से सुन लो आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन होती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बाय सप्लाइंग हीट, दूसरा है बाय टेकिंग आउट हीट। हीट को सप्लाई कर या फिर हीट को बाहर निकाल कर। हीट को सप्लाई करेंगे तब जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उतनी से इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी इंक्रीज होएगा। इसमें क्या होगा, जितनी हीट हम बाहर निकालेंगे इंटरनल एनर्जी उतने से कम हो जाएगी। जैसे 100 की बाहर निकाली है तो 100 से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होएगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होएगा, प्रेशर भी इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी डिक्रीज और टेम्परेचर भी डिक्रीज। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है जी, अब वही सेम बातें जैसे आइसोथर्मल में हमने पढ़ी थी। अब अगर आपसे कोई आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पूछ ले तो मेन 5 बातें इसकी है, कॉमन पॉइंट्स है जो दोनों को जब हीट सप्लाई करेंगे या हीट बाहर निकालेंगे उनके जो कॉमन पॉइंट्स है वो ये है। वो थ्योरी थी, क्वेश्चन सॉल्व इससे होंगे, वर्क डन बाय गैस या फिर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये समझना तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में कुछ पूछ ले तो ये 5 बातें बता देना, आपको आइसोकोरिक प्रोसेस आता है। पहला क्या है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये तो डेफिनेशन ही हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस की कि इसमें इस प्रोसेस में क्या रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अचीव्ड बाय टेकिंग गैस इन अ सील्ड कंटेनर और लॉकिंग पिस्टन। जब अगर हमें ये प्रोसेस करवाना है तो पिस्टन को या तो हम लॉक करेंगे, पिस्टन को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, या फिर सील्ड कंटेनर, मतलब सील्ड भी वही है कि जो मतलब हिले डुले ना। ठीक है, और पिस्टन लॉक तो करना ही पड़ेगा तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। मेन तो हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है तो पिस्टन भी लॉक करना पड़ेगा। फॉलो लॉ ऑफ प्रेशर। लॉ प्रेशर क्या होता है, P डिवाइडेड बाय T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस लॉ ऑफ प्रेशर को फॉलो करता है। देखो प्रेशर एक ये भी था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होएगा। प्रेशर, अब जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था ना, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था, तो टेम्परेचर भी वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज ही होएगा। प्रेशर टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होएगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होएगा। ठीक है, वर्क डन बाय गैस 0। इसमें वॉल्यूम कोई चेंज ही नहीं होता, वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो वर्क डन सबको पता है 0 आ जाएगा। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो वर्क डन बाय गैस क्या होएगा, 0। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U। जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी।
इंटरनल एनर्जी को या तो बढ़ाने में यूज़ करेगी या फिर कम करने के लिए। अगर हम हीट बाहर निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी उतनी ही वैल्यू से जितनी हम हीट बाहर निकालेंगे, और अगर हमने हीट सप्लाई करी तो उतनी ही अमाउंट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे, ना तो ज़्यादा से इंक्रीज होएगी ना कम से इंक्रीज होएगी। ठीक है, अगर हम 100 जूल की हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस को तो इंटरनल एनर्जी 100 से इंक्रीज हो जाएगी, और अगर बाहर निकाल रहे हैं 100 जूल तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी 100 जूल से। ये आया कैसे, देखो एक बार। Q इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने क्या कर दिया, ये तो जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, तो डेल्टा यू। वर्क डन बाय गैस क्या है, जीरो ही है वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस जीरो कर दिया तो Q इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये मेन 5 बातें थी आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, वो थ्योरी थी। इनसे क्वेश्चन होंगे, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि डायटोमिक गैस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डायटोमिक गैस हो, ये आगे काम आएगी। डायटोमिक गैस, मोनोटोमिक गैस, अभी इसका कोई रोल नहीं है, ना तो आइसोथर्मल में कोई रोल है और ना ही आइसोकोरिक में भी कोई रोल है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, 100 जूल हीट हमने बाहर निकाल ली, 100 जूल हीट हमने क्या निकाल ली, बाहर निकाल ली। इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, इक्वेशन क्या पढ़ी थी, डेल्टा यू। अब बाहर निकाल ली, तभी ये बाहर निकाल ली ना, हीट क्या कर ली, बाहर निकाल ली। बाहर निकाल ली तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जब हम हीट बाहर निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो होएगी कितनी, सेम वैल्यू से डिक्रीज होएगी। सेम वैल्यू से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बस साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज होती तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता, लेकिन जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होएगी तो इसके आगे माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि हम गैस बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम देते तो ये बढ़ जाती तो प्लस का साइन आता, लेकिन अब हम आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा सेम ही। 100 है तो 100 ही आएगा, 200 है तो 200 ही आएगा, बस साइन का ही फर्क आएगा। और वर्क डन बाय गैस तो जीरो ही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन डायटोमिक गैस है, ठीक है, काट दो। आइसोकोरिक प्रोसेस है, 300 जूल इस बार सप्लाई कर दी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी 300 जूल से, और वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, जीरो, और इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। वॉल्यूम तो हमारी कांस्टेंट रखनी है, वर्क डन बाय गैस तो कुछ हो ही नहीं रहा, वर्क डन बाय गैस कुछ नहीं होएगा। ठीक है, तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। तो ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कितनी होगी, 300। जितनी सप्लाई करेंगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोनोटोमिक गैस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, 300 सप्लाई कर दी, वही आ गया क्या, 300 सप्लाई कर दी तो 300 से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वर्क डन बाय गैस क्या है, जीरो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मोनोटोमिक गैस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, बाहर निकाल दी 100 जूल, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, 100 जूल से इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, डेल्टा यू जीरो। डेल्टा यू क्या, जीरो। डेल्टा यू तो -100, वर्क डन बाय गैस जीरो। और भी है क्या, फिफ्थ, बस ये लास्ट ये दो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मोनोटोमिक गैस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब डेल्टा यू कितना है, 100 जूल। डेल्टा यू कितना है, 100 जूल। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो 100 जूल से बढ़ गई, 100 जूल से क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज कब होगी, जब हम उसे 100 जूल सप्लाई करेंगे। तो वर्क डन बाय गैस तो जीरो आ जाएगा, और सप्लाइड कितनी आ जाएगी, 100 जूल। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता ना तो यहाँ पे भी माइनस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। बढ़ेगी कब, जब हम उसे हीट सप्लाई करेंगे, और जब हीट सप्लाई करते हैं तो प्लस का ही साइन आता है, बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव का आता है, सबको पता है। अब ये क्वेश्चन 6, आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा यू अब -100 है, मतलब इंटरनल एनर्जी 100 जूल से कम होगी। इंटरनल एनर्जी 100 जूल से कम होगी तो क्यू कितना आ जाएगा, -100। हमने क्यू निकाल ली, बाहर निकाल ली, इसलिए ये माइनस में आ गया। ठीक है, और वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, जीरो। ये क्वेश्चन थे आइसोकोरिक प्रोसेस के। अब आइसोकोरिक प्रोसेस पूरा समझ आ गया, थ्योरी बता दी, फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले अप्लाई
कैसे करते हैं वो भी बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे, अब करेंगे आइसोबैरिक।